हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है चरणदीप सिंह गुजराल। आई एम ओनर ऑफ गुजराल रॉटवाइलर पटियाला। वी आर इन द बिजनेस फॉर लास्ट 20 years। वी आर एट योर सर्विस फॉर लास्ट 20 years। मैं आपसे पहले भी 3-4 बार मिल चुका हूँ स्कूबस चैनल के माध्यम के थ्रू। तो पहले भी हमारी कई बार बात हुई है रॉटवाइलर्स के रिगार्डिंग, रॉटवाइलर कैसा होना चाहिए, उनमें क्या इश्यूज होते हैं क्या नहीं। आज मैं आपके सामने 3 नए इश्यूज लेके आया हूँ। इश्यूज तो पुराने ही हैं, बट हमने उस पर कभी डिस्कस नहीं किया है। जो कई बार आपके थ्रू मेरे पास वो क्वेश्चन आते हैं जो हम नहीं डिस्कस कर पाते हैं, तो मैं उनके रिगार्डिंग आपसे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो वो 3 इश्यूज हैं, HDED का इशू, बाइट का इशू और डाइट। एक रॉटवाइलर डॉग को क्या डाइट देना चाहिए। सबसे पहले हम HDED का इशू जो है वो डिस्कस करते हैं। HDED का मतलब क्या होता है? HD का मतलब होता है हिप डिस्प्लेशिया, ED का मतलब होता है एल्बो डिस्प्लेशिया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपके साथ नहीं डिस्कस करूँगा उसके रिगार्डिंग, क्योंकि फिर वो ज़्यादा जो चीज़ हो जाती है थ्योरेटिकल हो जाती है, वो समझ के बाहर हो जाती है। मैं आपसे प्रैक्टिकली बात करूँगा। HDED क्या होती है? हिप डिस्प्लेशिया। हिप डिस्प्लेशिया का मतलब होता है कि हिप्स में जो बोन्स होती हैं, बोन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, उसको डिस्प्लेशिया बोल देते हैं। तो और एल्बो डिस्प्लेशिया जो होते हैं ED, वो एल्बो जो होती हैं, एल्बोस के जो ब्लेड होते हैं वो अपने जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं, तो उसको ED बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये आती कहाँ से हैं? ये दो प्रॉब्लम HDED, ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? इसमें दो वो बातें रहती हैं कि ये 2 जगह से आती हैं। पहली बात तो ये है कि गलत ब्रीडिंग करने से ये आती है, और दूसरा है कि ऑनर्स कई बार डॉग को उस कंडीशन में रखते हैं जो उस चीज़ को, इंजरी को एग्रीवेट कर देती है, इंजरी को बनाती हैं और इंजरी को एग्रीवेट कर देती हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये ब्रीडिंग में कैसे आती है। ब्रीडिंग में ये ऐसे आती हैं कि जैसे हम किसी ब्रीडर के पास एक डॉग खरीदने जाते हैं, तो हम वहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि वो ब्रीडर कैसा है, उसका डॉग कैसा है, हेल्दी वेल्दी है, ठीक है। हमने देखा तगड़ा है डॉग, तो फीमेल अच्छी है, तगड़ी है, उसके बच्चे तगड़े हैं, हमने ले लिया। बट सिर्फ यहाँ पे आके बात खत्म नहीं होती है, हमें उसकी हिस्ट्री पूरी जाननी चाहिए। क्योंकि जब हम एक डॉग रखते हैं तो वो डॉग हमारे पास कम से कम 10 से 12-15 साल तक रहता है, तो वो हेल्दी वेल्दी रहे, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको हेल्थ दें, हम अच्छी हेल्थ दें। बट ये HDED है, गलत ब्रीडिंग से ये बचपन से ही आ जाती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम किसी ब्रीडर के पास जाते हैं, वहाँ से हमने पपी परचेज कर लिया और 2-3 महीने की एज के बाद उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है। पहले वो पिछली टांगों से लटखड़ाना स्टार्ट करता है, फिर वो उसका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, फिर भागना दौड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आ जाती है ब्रीडिंग फॉल्ट से। ब्रीडिंग फॉल्ट कैसा होता है कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम, कई कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली होती हैं, ये बीमारी उनमें से एक है। तो ये हर बार जेनेटिकली नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेनेटिकली होती है। तो जैसे आप किसी ब्रीडर के पास जाते हैं, आपने उस बंदे से, उस ब्रीडर से, वो उस डॉग का, उस फीमेल का कोई आपने हिस्ट्री पता नहीं करी है, आपने उनसे नहीं पूछा है कि आपके डॉग HDED फ्री हैं कि नहीं है। हम लोग हैं जो ब्रीडर्स हैं, हम, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी कोई डॉग परचेज़ करता हूँ, कभी बाहर से भी लिया है, इम्पोर्ट करवाया है, या इंडिया में भी किसी से लिया है, तो मेरा सबसे पहला कंसर्न ये रहता है कि वो डॉग हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। उसमें HDED की प्रॉब्लम ना हो। अगर HDED होगी तो वो तो देखने से पता चल जाएगा, उसका भागना दौड़ना मुश्किल है, चलना फिरना मुश्किल है, तो वो उसकी सर्टिफिकेशन होती है, वो टेस्ट होते हैं डॉक्टर के पास से, उसका टेस्ट होता है। जो अच्छे ब्रीडर हैं वो आपको उस चीज़ की गारंटी देंगे कि नहीं जी, मेरे डॉग जो है HDED फ्री है। अब ये नहीं है कि सिर्फ मेरा डॉग और जो पपीज़ का फादर है और जो पपीज़ की मदर है वो HDED फ्री है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली है, तो ये किसी जनरेशन से आगे आ सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी पपीज़ में आएगी। ये मान लीजिए 6-7-8 पपीज़ नॉर्मली 1 लीटर में होते हैं, तो 2-3-4 पपीज़ में ये आ सकती है, और आएगी तो ये बड़ी भयंकर रूप से आएगी। बाकी के 3-4 पपीज़ में नहीं भी होगी तो इतनी माइनर सी होगी, आपको देखने से पता नहीं चलेगा। तो ये पहली बात तो ये गलत ब्रीडिंग से आता है। जो ब्रीडर्स हैं, 2 तरह के ब्रीडर्स हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, लगा लीजिए। जो हैं जो एथिकली काम कर रहे हैं, नंबर 1, और जो दूसरे हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, नंबर 2।
जो एथिकली हैं पैसा तो वो भी ले रहे हैं, ये नहीं है कि वो आपको फ्री में पपी दे रहे हैं, बट उनसे खरीदने का एक चीज़ की आपको वो गारंटी मिल जाती है कि एक तो डॉग आपको एज पर ब्रीड स्टैंडर्ड मिलेगा और डॉग में कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। हेल्थ इशू में जैसे ये एसडीडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो टेस्ट कराने मैं किसी से डॉग लेता हूँ तो पहले ये टेस्ट जरूर मैं पूछता हूँ कि ये क्लियर है कि नहीं है। वैसे ही आपकी भी ड्यूटी बनती है, ये ब्रीडर की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी भी ड्यूटी बनती है। जब आप पपी परचेज करने जाएं तो ब्रीडर से पूछें योर डॉग्स आर एसडीडी फ्री और नो। आप उनसे उनके डॉग्स की पूरी हिस्ट्री पूछिए कि वो किस ब्लड लाइन से हैं, उन्होंने कहाँ से परचेज किया, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, एसडीडी उनमें था कि नहीं था। ये तो हो गया ब्रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम ब्रीडर से पपी लेते हैं कि ब्रीडर ने एसडीडी हमें पपी दिया कि नहीं दिया। सेकंड थिंग, ऑनर की भी गलती होती है, कई बार ये एसडीडी बना देते हैं बीमारी को। जैसे कि मान लीजिए मैं एज एन पेट ऑनर मैंने पहली बार डॉग लिया, मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने डॉग को घर में रखना कैसे है। मैं ले गया, मैंने उसको ऐसे सरफेस पे रखा जो स्लिपरी है, जो स्लिपरी फ्लोर है घर में। मार्बल आमतौर पे सभी घरों में मार्बल रहता है, हम डॉग्स को अंदर रखते हैं, मार्बल को पानी गिरा रहता है या कुछ मार्बल में वैसे ही पपीज़ के बच्चों के पैर फिसलते रहते हैं, तो वो बार बार फिसलने से क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं, वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो फट जाते हैं, बोन्स जो होती हैं डिसलोकेट हो जाती हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो पपी को चलने फिरने में उठने बैठने में दिक्कत आती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि इसको ये दिक्कत है, डॉक्टर उसका टेस्ट करता है। तो सबसे पहला टेस्ट तो वो यही करेगा, एक्सरे वगैरह करेगा, एसडीडी का टेस्ट करेगा, उससे उसको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आ गई है। तो अब दो बातें हैं कि या तो वो बंदा जो है वो ब्रीडर का फॉल्ट निकालना स्टार्ट कर देगा कि मेरे को तो उन्होंने गलत पपी दे दिया। बट सेकंड बात ये है कि जब आप उनके घर से पपी लेके आए थे तो उसके बाद 3-4 महीने का होने के बाद जब आपके घर पे आपने गलत तरीके से उसको रखा है, उसको मार्बल वाले फ्लोर पे रखा है या स्लिपरी फ्लोर पे रखा है या गीले पे रखा है, उससे उसको इंजरी हुई है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। हर बार ब्रीडर गलत नहीं होता, हर बार पेट पेरेंट गलत नहीं होता। कई बार उसको हम बच्चे को हम ले जाते हैं, एक्सरसाइज कराने की कोशिश करते हैं, बड़ों वाली उसको भागाएंगे, दौड़ाएंगे, बॉल के साथ खिलाएंगे, जंप कराएंगे, तो बोन्स उसकी बड़ी सॉफ्ट हैं, उससे भी उसको इंजरी हो जाती है। इंजरी होने से भी एसडीडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली ये आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपकी 2 ड्यूटीज़ हैं। आप किसी पपी को ख़रीदने जाते हैं, मार्केट में पूरा रिसर्च कीजिए कि जो अच्छे ब्रीडर्स हैं कौन से हैं, एथिकल हैं, वो तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपना आपको पूरा सर्टिफिकेशन करके दे रहे हैं, हेल्दी डॉग दे रहे हैं, वो अपने डॉग्स को किस कंडीशन में रखते हैं, ये रिसर्च आपने करनी है। फिर आप उसके घर पे पपी लेने जा रहे हैं, उससे आप 10 क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे 50-70 हज़ार 80 हज़ार लाख रुपए लेके आपको पपी दे रहा है। आपका हक बनता है कि आप उससे हर तरह के क्वेश्चंस पूछिए और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके हर क्वेश्चन का जवाब दें। अगर अच्छा ब्रीडर है, आपको इतना महंगा पपी देता है, तो वो आपको हर तरह की गारंटी देगा। गारंटी इन द सेंस कि अगर वो पपी आपके घर पे जाके उसको कोई प्रॉब्लम आती है, एसडीडी की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम उसको आती है इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ ब्रीडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ रेयरिंग। रेयरिंग आपने करनी है, ब्रीडिंग उसने आपको करके दे दी है। अगर उसके फॉल्ट से वो आती है तो वो आपसे ही आपकी रजामंदी है, वो उसको कंपनसेट कैसे करेगा? वो आपको कंपनसेट इन केस मनी करेगा, पपी रिटर्न करेगा या कोई और पपी देगा, ये कुछ भी हो सकता है, 100 बात होती है। बट अगर वो आपका फॉल्ट है तो उसमें तो ब्रीडर कुछ कर नहीं सकता। तो इन चीज़ों को आपको कभी भी पपी परचेज करने से पहले खास ध्यान रखना है। ये होगा एसडीडी। अब इसके बाद हम अगला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है बाइट का इशू। बाइट इन द सेंस की जैसे हमारे दांत होते हैं, दांत एक पोर्शन में होने चाहिए, वैसे ही जैसे हमारे हैं वैसे डॉग्स के होते हैं। जो एक पोर्शन होता है उस स्ट्रक्चर में होने चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर से बाहर है तो जैसे बुक्स में बनाया गया है, हम अकॉर्डिंग टू बुक्स चलते हैं, बुक्स में हमें बताया गया है कि दांतों का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर उस स्ट्रक्चर से वो दांत टेढ़े मेढ़े हैं या हिले हुए हैं तो वो शो क्वालिटी नहीं रहा, वो शो के लायक नहीं रहा। शो के लायक हर बंदा चलो शो नहीं करता है, बट कई बार क्या होता है ज़्यादा वो अपनी जगह से हिले डुले होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा ख़राब होता है, तो डॉग की हेल्थ पे भी असर पड़ता है उस चीज़ से, उसको खाने पीने में भी दिक्कत आ सकती है। तो अब बाइट का इशू है। बाइट में आपका उसमें भी आप एज ए कस्टमर
एज अ कस्टमर सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे कि आपको किस तरह का डॉग चाहिए। जैसे आजकल पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड चल रखा है कि हाँ जी हमें बहुत बड़े हेड वाला पपी चाहिए। हमारे पास भी आता है, सर हमें बिग हेड, मैसिव हेड और डबल बोन, शॉर्ट स्नाउट, इस तरह का पपी चाहिए। तो चीज़ तो पहले आप ही खुद मांग रहे हो कि हाँ जी सर मेरे को बीमारियों का घर चाहिए, क्योंकि ये जो आप मांग रहे हो ये बीमारियां हैं पूरी। बड़ा हेड बहुत बड़ी बीमारी है, शॉर्ट स्नाउट अपने आप में एक बीमारी है, और अगर स्नाउट जितना शॉर्ट होता जाएगा उससे बाइट खराब होगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप रिसर्च कीजिए कि डॉग कैसा अच्छा क्वालिटी, और क्वालिटी डॉग क्या है, उसका ब्रीड स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद आप वो ब्रीडर ढूंढिए कि जो ब्रीडर एक सही ब्रीडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए। आप उनके डॉग्स को कंपेयर कीजिए। हर बंदा पपी लेने से पहले एक उसके दिमाग में पिक्चर रहती है कि मेरे को इस तरह का डॉग चाहिए। आप उनके पास जाइए, जो आपकी पिक्चर है उनके डॉग देख के क्लियर कीजिए कि ये बंदा मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि आपको बहुत बड़े हेड वाला चाहिए, आप मेरे पास आएंगे, आप बोलेंगे मेरे को बहुत बड़े हेड वाला डॉग चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल मना कर दूंगा कि आप अपना और मेरा टाइम खराब मत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। मैं तो एज पर ब्रीड स्टैंडर्ड जितना हेड रिक्वायर्ड है मैं उतना ही आपको डिलीवर कर सकता हूँ। तो जितना हम बड़ा हेड की डिमांड करते जाएंगे, बाइट स्ट्रक्चर उतना ही खराब होता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइट होती कैसी है। जैसे दांतों का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सीजर बाइट कहते हैं। ये जो दांतों का स्ट्रक्चर है, ये डॉग का ऐसा होता है। ऊपर वाले दांत हैं नीचे वाले दांतों के साथ बिल्कुल ऐसे सटे होते हैं, इनमें थोड़ा सा ऐसा गैप रहता है, ये ऐसे ऐसे इनका सिस्टम रहता है। तो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉपर, अगर थोड़ा बहुत आपको समझ आए तो ये यहाँ तक ये ठीक है। इसको आप यहाँ ले जाएंगे, ये एक के ऊपर एक आ गए कि ये आ गया, ये फॉल्ट आ गया, ये अंदर चले गए, ये फॉल्ट आ गया। तो आपको पपी लेने से पहले ये चीज़ जब आप देखेंगे कि हाँ जी मैं ये पपी 2-3 महीने का हो गया है, पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कभी 2 महीने से कम का पपी लीजिए ही मत। आपको पसंद है, जिस बंदे ने ब्रीडिंग कर रखी है उसके बाद अपना पपी बुक कर लीजिए, उसको बोलिए कि मैं 2 महीने का करके लूँगा। एटलीस्ट 50 दिन का तो मैं लूँगा ही लूँगा, क्योंकि 50 दिन 2 महीने तक होते होते उसके दांत जो होते हैं वो पूरे उग जाते हैं और वो प्रॉपर बन जाते हैं, वो स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। उसके बाद उसके दांत 3-4 महीने की एज में एक बार फिर झड़ के वो वापस आते हैं, बट एक स्ट्रक्चर जो एक बार बन जाता है तो फिर वो दांत वापस उसी स्ट्रक्चर में आते हैं। तो लेने से पहले आप देखिए कि हाँ जी इसकी बाइट जो है मैंने जैसा आपको समझाया वैसी है कि नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लीजिए। अगर बाइट में पहले से ही फॉल्ट है तो आप मना कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें भी है कि कई बार क्या होता है, रॉटवाइलर है, लार्ज ब्रीड है, इसमें बॉडी मैच्योर होती रहती है, ये 3 साल तक अपनी फुल मैच्योरिटी लेके जाता है। जब 3 साल का होगा तब आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर जो मेरे रॉटवाइलर ने अभी ले लिया है। क्योंकि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में पहले प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर आप ईंटें खड़ी करेंगे, फिर उसको प्लस्तर करेंगे, तो ये चीज़ें करते करते 3 साल लग जाते हैं। वैसे ही ये है, पपी को बनने में, बड़ा होने में बहुत से डिफरेंस आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, बहुत डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं। तो ये आपने देखना है कि हाँ जी मैं सही ब्रीडर से ये चीज़ ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। बाइट ख़राब कहाँ से होती है? बाइट ख़राब होती है जब हम बहुत बड़े हेड के पीछे भागते हैं। अब जितना बड़ा हेड होगा, ये हमारा स्कल है, ये स्कल है, ये नॉर्मल है, इसके बाद मैं इसको और बड़ा करता जाऊंगा, ये चौड़ा होता जाएगा। तो डॉग्स का ये स्नाउट होता है, इसको आगे स्नाउट कहते हैं। जितना ये हेड चौड़ा होता जाएगा ये स्नाउट पीछे की तरफ दबती जाएगी, इसमें प्रेशर आएगा, ये पीछे की तरफ दबती जाती है। उससे क्या होता है कि ये स्नाउट और अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है। इसको शॉर्ट स्नाउट कहते हैं। देखने में कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा स्कल हो गया, हेड बड़ा हो गया और स्नाउट शॉर्ट हो गया। उससे दो दिक्कत डॉग को सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एक तो क्या होती है कि जो उनका हेड होता है, हेड बड़ा होने से, स्नाउट छोटा होने से उसकी बाइट में फॉल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे ये एक नॉर्मल स्नाउट में ये स्ट्रक्चर रहता है, जैसे जैसे वो स्नाउट पीछे की तरफ खिंचता जाएगा तो ये अपने आप ये बाइट पीछे की तरफ खिंचती जाएगी। ये ऐसे 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 करते बड़े होते होते ये बाइट ऐसे ऐसे करती ये अंदर चली जाएगी, तो ये बाइट फॉल्ट हो गया। फिर आप बाद में बोलेंगे कि ब्रीडर ने गलत चीज़ दे दी। ब्रीडर ने आपको वही दिया जो आपने डिमांड किया। अगर आप डिमांड सही करेंगे तो ब्रीडर भी वही सही चीज़ ब्रीड करेगा।
तो ये तो हो गया एक ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइट। बट बाइट हर बार ये नहीं है कि ब्रीडर की वजह से ख़राब होती है। बाइट एक पेट पेरेंट जो है डॉग को कैसे रख रहा है, उसको कैसे एनवायरनमेंट दे रहा है, उसको खाने को क्या दे रहा है, उन चीज़ों से भी ख़राब होती है। मान लीजिए आपने डॉग को केज में रखा हुआ है, आपका डॉग 24 घंटे केज में बंद है, वो केज के साथ ही खेल रहा है, उसको चबा रहा है। चबाने से भी दांत बहुत सॉफ्ट होते हैं बच्चे के, है ना, वो दांत अपने स्ट्रक्चर से हिल जाते हैं हर टाइम चबाने से वो उसमें से हिल जाते हैं, तो उससे भी बाइट खराब होती है। आप उसको बचपन से ही बोन्स देनी स्टार्ट कर देते हैं, चबानी, वो बोन चबाता रहता है। लोगों में एक तो ये बहुत बड़ा वो है कि गलत फहमी है कि हम बच्चे को बचपन में हड्डी देंगे चबाने से, और हड्डी चबाने से उसका वो हेड बड़ा हो जाएगा। ऐसे तो अगर मैं डॉबरमैन को दिन में 4 बार हड्डी दूँ चबाने के लिए, और डॉबरमैन का हेड रॉटवाइलर जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड। हर चीज़ जेनेटिकली होती है, अगर जो उसके जीन में है वो हेड उसने वैसा ही बनाना है। आपके हड्डी हुड्डी देने से चबाने से कोई उसका हेड बड़ा होने वाला नहीं है, उल्टा उसने अपनी बाइट खराब कर लेनी है, उसके दांत खराब हो जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, चबाते उसके दांत अपने पोर्शन से हिल जाते हैं। जब वो बचपन में छोटा होता है तो हर चीज़, उसकी बोन्स, उसके दांत, हर चीज़ सॉफ्ट रहती है। जब बड़ा हो जाता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे पक जाते हैं, तो फिर वो आप उसको जितनी मर्जी हड्डी दें, वो कुछ भी चबाए, कभी उसके दांत खराब नहीं होंगे। तो ये तो हमारा हो गया बाइट का इशू, ठीक है। अब उसके बाद हमारा तीसरा जो आ गया वो आ गया डाइट। हमें अपने रॉटवाइलर को डाइट क्या देनी चाहिए। लोग बहुत पूछते हैं कि सर हमें रॉटवाइलर को क्या डाइट देनी चाहिए गर्मी में और सर्दी में। गर्मी में और सर्दी में डाइट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। गर्मियों में हम डॉग को अपने को जितना कम हार्ड फूड दें, हार्ड इन द सेंस कि जितना कम उसको मीट और हार्ड लिक्विड पे रखें, हम उसको मीट वगैरह, पोल्ट्री वगैरह पे हम उसको कम रखें, लिक्विड पे रखें। मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अपने डॉग्स को आज की डेट में, जैसे ये मई का मंथ चल रहा है, फुल गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, हमारे यहाँ 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो मैंने जो चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न, मैं जो अपने डॉग को फूड दे रहा हूँ, मैं दिन में 1 बार दे रहा हूँ। पहले मैं 2 बार देता था, सर्दियों में मैं 2 बार देता हूँ, गर्मियों में मैं उनको 1 बार कर देता हूँ। तो 1 बार जो फूड दे रहा हूँ, मेरा एडल्ट रॉटवाइलर जो है 3 साल का कुत्ता है, तो मैं उसको देता हूँ 250-300 ग्राम फीड, उसमें कम से कम 150-200 ग्राम चावल होते हैं, उसमें बॉयल्ड एग भी रहता है। एग मैं बाद में देता हूँ, पहले नहीं देता। उसमें पनीर भी रहता है, उसमें दही भी रहती है। दही में पानी मिक्स करके उसको पतला कर लेते हैं, उसको लस्सी बना लेते हैं। ये मिक्स करके पूरा पेट भर के रात के टाइम 1 बार ये देता हूँ, और सुबह के टाइम उनको मैं 2 या 3 एग्स, हर कुत्ते को 2-2 एग्स दे देता हूँ। उससे उनकी डाइट पूरी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में और सर्दियों में एक्टिविटी लेवल में काफ़ी फ़र्क होता है। सर्दियों में डॉग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मौसम ऐसा रहता है कि वो एक्टिव रहते हैं, हम उनको एक्सरसाइज भी देते हैं, हमें खुद एक्सरसाइज करनी और डॉग के साथ एक्सरसाइज करनी हमें पसंद है। गर्मियों में हम इस चीज़ को नहीं करा पाते हैं अपना। अब गर्मियों में वो बंद रहते हैं, दो टाइम हम उनको खाना देंगे, वही सर्दियों वाला खाना देंगे, तो उससे उनको एसिडिटी, वॉमिट, लूज मोशन, ये चीज़ें लगेंगी। तो अगर वो हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हो, ठीक है। तो डाइट की तरफ भी आप खास ध्यान रखिए। सर्दियों में कम से कम हार्ड फूड दीजिए, लिक्विड फूड पे आप ज़्यादा ध्यान रखिए। उनको हफ्ते में 1 आध बार कभी आइसक्रीम या कुछ मीठा ज़रूर दीजिए। चेंज ऑफ फूड ज़रूरी है। रोज़ आप एक ही तरह का फूड देंगे, उससे भी उनका मन उठ जाता है। मैं आइसक्रीम भी देता हूँ, कभी घर में गुलाब जामुन, मार्केट गए गुलाब जामुन भी ले आए, कुछ भी ले आए, मीठा ले आए, हफ्ते में 1 आध बार कुछ ना कुछ मैं दे देता हूँ। वो चेंज ऑफ फूड, उससे टेस्ट बना रहता है, डॉग भी खुश होकर खाता रहता है। तो आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें।